प्राध्यापक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट संत गुरु घासीदास शासकीय महाविद्यालय कुरुद। और आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। इस पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स क्या है वो देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हम देखेंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम में ही का ही एक फंक्शन है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें रहेगा सिंगल प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसी के साथ कुछ बेसिक्स जो होंगे वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम और अ सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज अ intermediary between a user and computer hardware। ये एक इंटरमीडिएट की तरह कार्य करता है या एक इंटरफेस की तरह कार्य करता है यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द यूज ऑफ हार्डवेयर अमंग द वेरियस एप्लीकेशन प्रोग्राम फॉर द वेरियस यूज़र्स। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी यूज़र के प्रोग्राम एप्लीकेशंस प्रोग्राम होते हैं बहुत सारे यूज़र्स के, उन्हें ये कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ रिसोर्स एलोकेटर दैट मैनेजेस एन एलोकेटेड रिसोर्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक रिसोर्स एलोकेटर की तरह भी कार्य करता है जो रिसोर्स को मैनेज करता है और एलोकेट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ कंट्रोल प्रोग्राम that control the execution of a user program and operations of IO devices। तो ये एक कंट्रोल प्रोग्राम है जो कि यूज़र के प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को तथा IO डिवाइसेस के ऑपरेशंस को भी कंट्रोल करता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम आपको सामने नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर सबसे नीचे है कंप्यूटर हार्डवेयर, उसके ऊपर है ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके ऊपर यहाँ पे दिख रहा है सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, जिसमें कि कंपाइलर, असेंबलर, टेक्स्ट एडिटर और डेटाबेस सिस्टम, और उसके ऊपर टॉप में जो है वो है यूज़र्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक प्लेटफॉर्म की तरह कार्य करता है, एक इंटरफेस की तरह कार्य करता है यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। और यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरे सिस्टम सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें कि ये रन हो पाते हैं। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज़र जो है हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर नहीं पाएगा प्रॉपर तरीके से। जैसा कि हम अपने सिस्टम में सबसे पहले जब ऑन करते हैं तो एक इंटरफेस जो सब हमने दिखाई देता है विंडोज़ का, या हम और भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो ये एक बेस प्रोवाइड करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही कंप्यूटर के रिसोर्सेज को उपयोग कर पाता है। यहाँ पर हम गोल देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या गोल है। तो एग्जीक्यूट यूज़र प्रोग्राम and make solving user problems easier। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल है कि यूज़र्स के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है यूज़र के प्रॉब्लम्स को उसको इजी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्यूशन उसको प्रोवाइड करना। मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज़। कंप्यूटर सिस्टम को कन्वीनियंट बनाना एक मुख्य गोल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ताकि यूज़र आसानी से कन्वीनियंट रूप से उसे एक्सेस कर पाए। यूज़ द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एफिशिएंट मैनर। कंप्यूटर के हार्डवेयर को एफिशिएंट मैनर में यूज़ करना। एफिशिएंट कहने का मतलब है कि मिनिमम रिसोर्स का इस्तेमाल करके मैक्सिमम हमको वो आउटपुट प्रोवाइड करे। तो कई डेफिनेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम को एक मैनेजर भी कहा जाता है जो सिस्टम के ओवरऑल एक्टिविटी को मैनेज करने का काम करता है और सिस्टम के सारे एक्टिविटीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं और इसे ब्रेन भी कहा जा सकता है
सिस्टम का। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट व्यू प्रोवाइड करता है कंप्यूटर सिस्टम का। यहाँ पर हम कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स देख सकते हैं। तो बेसिकली 4 कंपोनेंट यहाँ पे दिख रहे हैं। एक हार्डवेयर है, कंप्यूटर का हार्डवेयर, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशंस प्रोग्राम एंड द यूज़र प्रोग्राम। तो हार्डवेयर जो होता है ये CPU, मेमोरी, IO डिवाइसेस, ये जो है ये कंप्यूटर के हार्डवेयर है। और ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट द यूज़ ऑफ हार्डवेयर अमंग द वेरियस एप्लीकेशन प्रोग्राम फॉर द वेरियस यूज़र। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हार्डवेयर को विभिन्न यूज़र्स के एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम डिफाइंस द वे इन विच द सिस्टम रिसोर्स आर यूज्ड टू सॉल्व द कंप्यूटर प्रॉब्लम्स, कंप्यूटिंग प्रॉब्लम ऑफ द यूज़र, कंपाइलर, डेटाबेस सिस्टम, वीडियो गेम्स, बिजनेस एप्लीकेशन, ये सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम के उदाहरण हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम वो होते हैं जो एंड यूज़र को सर्विस प्रोवाइड करते हैं और इसी की सहायता से हम कंप्यूटर के रिसोर्स को कंप्यूटिंग पर्पस के लिए यूज़ कर पाते हैं। यूज़र जो होता है, यूज़र पीपल है, मशीन हो सकता है या दूसरे कंप्यूटर भी हो सकते हैं यूज़र्स के रूप में। जनरली हम यूज़र जो है प्रोग्रामर को और जो एंड यूज़र होते हैं, क्लर्क हो गए, जो भी सिस्टम को यूज़ कर रहा है उसको हम यूज़र कहते हैं। तो किसी किसी परिस्थिति में दूसरे मशीन या दूसरे कंप्यूटर भी एक यूज़र की तरह कार्य करते हैं। जैसे कि ATM मशीन को हम उदाहरण ले तो ATM मशीन एक क्लाइंट मशीन हो गई जो सर्वर मशीन से सर्विस लेता है। तो ये इस तरह से ये ATM मशीन को हम एक क्लाइंट कह सकते हैं या यूज़र कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है ये मेन जो फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम के। इसके अलावा भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे फंक्शन हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो मेन फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, मेमोरी मैनेजमेंट। दूसरा है प्रोसेस मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट। स्टोरेज मैनेजमेंट में मेन मेमोरी का मैनेजमेंट भी आता है और डिस्क जो होता है सेकेंडरी मेमोरी, उसका भी मैनेजमेंट आता है। तो यहाँ पर फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, मास स्टोरेज मैनेजमेंट, कैशिंग, तो ये 3 जो है स्टोरेज मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। फिर नेक्स्ट है डिवाइस मैनेजमेंट या IO सिस्टम्स। यहाँ पर वेरियस जो सिस्टम के डिवाइसेस हैं उसको मैनेज करने का कार्य यहाँ से इसके भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जो किया जाता है और इसके अलावा भी कई सारे कार्य हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट में सबसे क्या कार्य है हम देखते हैं। कीपिंग ट्रैक ऑफ विच पार्ट ऑफ मेमोरी आर करेंटली बीइंग यूज्ड बाय होम। तो यह इंफॉर्मेशन रखना, ट्रैक करना कि कौन सा मेमोरी का पार्ट जो है करेंटली किसके द्वारा यूज़ किया जा रहा है। डिसाइडिंग विच प्रोसेस और पार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड डेटा टू मूव इनटू एंड आउट ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी में कौन से deciding which process and data to move into and out from the memory, allocating and deallocating memory space as needed। तो यहाँ पर मेमोरी मैनेजमेंट की बात हो रही है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेन मेमोरी के मैनेजमेंट की। मेन मेमोरी की साइज़ जो होती है वो लिमिटेड होती है और साइज़ लिमिटेड होती है, इसीलिए हमें यह ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि कौन सा मेमोरी एरिया किस प्रोसेस के द्वारा यूज़ किया जा रहा है और यह डिसाइड किया जाता है कि कब कौन से प्रोसेस और डेटा को मेमोरी के अंदर लाना है और किस डेटा या प्रोसेस को मेमोरी से बाहर रखना है। और एलोकेटिंग एंड डीएलोकेटिंग मेमोरी स्पेस एज नीडेड, और आवश्यकता के अनुसार प्रोसेस और डेटा को मेमोरी एलोकेट कराना और जैसे ही जिस प्रोसेस की काम फिनिश हो जाए
उन प्रोसेस को मेमोरी से हटा देना। तो ये सारे कार्य जो है मेमोरी मैनेजमेंट के अंतर्गत किए जाते हैं। क्योंकि हमारे पास अगर मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम की बात की जाए, जहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन एक साथ रन हो रहे होते हैं, तो हमें उन बहुत सारे एप्लीकेशंस में से किन एप्लीकेशंस को मेन मेमोरी का स्पेस प्रोवाइड करना है, यह डिसाइड करना बहुत ही ज़रूरी होता है और बहुत ही क्रिटिकल टास्क होता है। क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन एक साथ रन हो रहे होते हैं, और तो कभी कभी पूरे प्रोग्राम्स को मेमोरी में ना रखकर किसी जो प्रोसेस है उसके एक स्पेसिफिक पोर्शन के मेमोरी में लोड किया जाता है, जिसकी करेंटली आवश्यकता होती है। तो मेमोरी मैनेजमेंट के अंतर्गत फ्री स्पेस को मैनेज करना और प्रोसेस और डेटा को मेमोरी एलोकेट करना और डी एलोकेशन का काम यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। जनरली इस कार्य के लिए अलग से मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। यहाँ पर प्रोसेस मैनेजमेंट में देखते हैं, तो जैसा कि मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में बहुत ही सारे प्रोसेस जो होते हैं मेमोरी में लोडेड रहते हैं, मेन मेमोरी में। और तो एक समय सीपीयू के द्वारा केवल एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जा सकता है या उसे सीपीयू का टाइम एलोकेट किया जा सकता है। तो इसीलिए हमें सीपीयू की शेड्यूलिंग की आवश्यकता होती है, जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि कौन से प्रोसेस को सीपीयू अपना टाइम देगा और वह समय कितने समय के लिए देगा, और उसके बाद सीपीयू नेक्स्ट दूसरे प्रोसेस के लिए स्विच करता है। तो शेड्यूलिंग प्रोसेस एंड थ्रेड्स ऑन द सीपीयू, क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग बोथ यूजर एंड द सिस्टम प्रोसेस। तो यूजर और सिस्टम प्रोसेस को क्रिएट करना और डिलीट करना, यह भी प्रोसेस मैनेजमेंट कार्य के अंदर किया जाता है। सस्पेंडिंग एंड रिज्यूमिंग प्रोसेस, तो कभी कभी सिस्टम में यह आवश्यक होता है कि किसी प्रोसेस को कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जाता है। सस्पेंड करने का मतलब उसे कुछ समय के लिए उसका एग्जीक्यूशन रोक दिया जाता है और बाद में किसी दूसरे को एक्सेस किया, दूसरे प्रोसेस को दूसरे जो प्रोसेस है उसको सीपीयू का टाइम दिया जाता है, और जब सीपीयू उस कार्य को कंप्लीट कर लेता है, उस प्रोसेस को अपना समय दे देता है, उसके बाद से फिर से जो सस्पेंडेड प्रोसेस होते हैं उसको फिर से रिज्यूम करके उसको सीपीयू अपना समय देता है और उसकी प्रोसेसिंग करता है। प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, तो यहाँ पर मेमोरी में यहाँ पर बहुत सारे प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, और ये प्रोसेसेस कई समय में एक ही जो मेमोरी एरिया होता है जो सिमिलर रिसोर्स को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की आवश्यकता होती है, ताकि जो एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को कॉन्फ्लिक्ट ना करे, एक दूसरे के कार्य को यहाँ पर वो डिस्टर्ब ना करे। तो ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के अंतर्गत आता है, जिसमें सीमाफोर ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप आगे पढ़ सकते हैं। प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस कम्युनिकेशन, तो कई बार ऐसा आवश्यक होता है कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से कम्युनिकेट करता है। बहुत सारे सिचुएशंस में ऐसा होता है कि एक प्रोसेस का जो रिजल्ट है वो दूसरे प्रोसेस के लिए इनपुट का कार्य करता है, और दूसरे प्रोसेस का जो आउटपुट है वो किसी तीसरे प्रोसेस के लिए इनपुट का कार्य करता है। तो यहाँ पर प्रोसेस कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। तो यह भी कार्य जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। तो नेक्स्ट अब यहाँ पर जो देख रहे हैं हम, ये मास स्टोरेज मैनेजमेंट के बारे में देख रहे हैं। तो मास स्टोरेज मैनेजमेंट में जैसा कि हमने देखा था यहाँ पर स्टोरेज मैनेजमेंट, तो यहाँ पर स्टोरेज मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये है डिस्क स्पेस का स्टोरेज मैनेजमेंट। तो इसके अंदर हम तीन चीज़ें देखते हैं, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, मास स्टोरेज मैनेजमेंट और कैशिंग। तो सबसे पहले हम फाइल मैनेजमेंट देखते हैं। तो फाइल मैनेजमेंट सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा फाइल के बारे में। तो जो भी डेटा
डेटा को हम सिस्टम में इन जनरल फाइल के टर्म्स में स्टोर करते हैं, और बहुत ही तरीके की फाइल होती है, जैसे कि टेक्स्ट फाइल होती है, डॉक्यूमेंट फाइल होती है, इमेज फाइल होती है, वीडियो फाइल होती है। तो ये सारी अलग अलग फाइलें होती है। तो फाइल मैनेजमेंट कार्य के अंतर्गत फाइल क्रिएट करना, फाइल को डिलीट करने का कार्य किया जाता है। क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग डायरेक्टरी टू ऑर्गेनाइज द फाइल। तो फाइल्स को जो है डायरेक्टरीज के अंदर स्टोर किया जाता है। जैसे आपने सिस्टम में देखा होगा, हम अलग अलग ड्राइव्स होते हैं और अलग अलग ड्राइव में अलग अलग फोल्डर्स होते हैं। तो फोल्डर्स को ही हम डायरेक्टरी कहते हैं। तो डायरेक्टरी के अंदर हम फाइल भी स्टोर कर पाते हैं और दूसरी डायरेक्टरीज भी स्टोर कर पाते हैं। तो ये डायरेक्टरी को भी क्रिएट करना, डिलीट करना, इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइल सिस्टम की होती है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टास्क है। सपोर्टिंग प्रिमिटिव्स फॉर मैनिपुलेटिंग फाइल एंड डायरेक्टरीज। तो फाइल में जो चेंजेस मैनिपुलेशन करने की भी आवश्यकता होती है, जैसे कि फाइल का नाम चेंज करना, फाइल के कंटेंट चेंज करना, डायरेक्टरीज का नाम चेंज करना, डायरेक्टरीज के कंटेंट चेंज करना, डायरेक्टरीज में कुछ और डायरेक्टरी बनाना। तो ये सारा भी कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। मैपिंग फाइल्स ऑनटू सेकेंडरी स्टोरेज। फाइल को सेकेंडरी स्टोरेज में मैपिंग करना। जब भी फाइल हम कोई भी क्रिएट होती है तो वो सबसे पहले मेन मेमोरी में क्रिएट होती है, और मेन मेमोरी में क्रिएट हो जाने के बाद उस फाइल को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर किया जाता है। तो सबसे पहले फाइल को मैप जब भी क्रिएट किया जाता है तो उसको मैपिंग करने का कार्य किया जाता है। तो यह कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, जो कि फाइल मैनेजमेंट के अंतर्गत किया जाता है। बैकिंग अप फाइल ऑन ए स्टेबल नॉन वोलेटाइल स्टोरेज मीडिया। तो फाइल को डिस्क में स्टोर करने को हम बैकिंग अप कहा जाता है, जो कि डिस्क में नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो होता है हार्ड डिस्क का होता है। तो समय समय पर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जो भी फाइल हम यूज़ कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, जिसमें हम ओपन है, मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, तो समय समय पे ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा फाइल का बैकअप जो है डिस्क में लिया जाता है। तो यह कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं डिस्क मैनेजमेंट। तो डिस्क मैनेजमेंट के अंतर्गत हम देख रहे हैं फ्री स्पेस मैनेजमेंट, स्टोरेज एलोकेशन, डिस्क शेड्यूलिंग। तो यहाँ पर हमारा जो डिस्क होता है वहाँ बहुत सारा वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी हमें प्रोवाइड करता है, लेकिन इसे भी मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है, जिसमें हम यह देखते हैं कि कौन सा मेमोरी एरिया फ्री है, अवेलेबल है, और कौन सा मेमोरी एरिया ऑलरेडी किसी फाइल के द्वारा, डायरेक्टरीज के द्वारा ऑक्यूपाई किया जा चुका है। और डिस्क शेड्यूलिंग में हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रोसेस जो होते हैं, प्रोसेसेस को डिस्क में मेमोरी एलोकेट करने की आवश्यकता होती है। तो वह भी किस तरह से उसे एलोकेट करना है और डिस्क का स्पेस, वह डिस्क शेड्यूलिंग के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ऐसे करके बहुत सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होते हैं। तो वह इसके अंतर्गत किया जाता है। एक और यहाँ पर मैकेनिज्म होता है कैशिंग। तो कैशिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है। जैसे कि हमें पता है मेन मेमोरी की साइज़ काफ़ी लिमिटेड होती है, और जो भी प्रोग्राम्स और डेटा जिसको रन करना होता है वह उसे मेन मेमोरी में लोड करना ज़रूरी होता है। और मेन मेमोरी की भी जो स्पीड होती है वह स्पीड प्रोसेसर के जो रजिस्टर होते हैं उसकी स्पीड से बहुत ही कम होता है। तो वहाँ पर एक बीच का मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है जिसे कैशिंग कहते हैं। तो कैशिंग में जो भी प्रोग्राम्स ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा करेंटली एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं और जिसे बार बार एग्जीक्यूट करने की आवश्यकता होती है, तो उसे कैश मेमोरी में लोड किया जाता है। और कैश मेमोरी की जो स्पीड होती है वह मेन मेमोरी की स्पीड से काफ़ी ज़्यादा होती है। और कैशिंग में हम ये देखते हैं
कि मेन मेमोरी और कैश मेमोरी के जो डेटा है उसमें सिंक्रोनाइजेशन की आवश्यकता होती है, कि जो अगर कैश मेमोरी के डेटा में बदलाव हो रहा है तो वह चेंजेस मेन मेमोरी में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो यह सारी एक्टिविटी कैशिंग के अंतर्गत की जाती है, जो कि मेन मेमोरी का जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टास्क है। नेक्स्ट देखते हैं हम डिवाइस मैनेजमेंट। तो यहाँ पर बहुत सारे डिवाइसेस जो होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस जो होते हैं, कनेक्टेड होते हैं प्रोसेसर के थ्रू। तो यह सारे डिवाइसेस को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। तो यहाँ पर जितने भी आईओ डिवाइसेस होते हैं, तो हर आईओ डिवाइसेस का जो आर्किटेक्चर होता है, उसको जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, तो इंस्ट्रक्शन के पैटर्न, उसके सिस्टम, हर अलग अलग डिवाइसेस का जो सिस्टम होता है वो अलग अलग होता है। उसे हम पिक्युलरिटीज कहा जा सकता है। तो इसे यूज़र से हाइड करना और यूज़र को एक सिंपल सा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, जिसके द्वारा आसानी से जो डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस जो होते हैं, डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं, जो सिस्टम से कनेक्टेड हो, उसे आसानी से उपयोग किया जा सके। तो यह कार्य जो होता है इसके अंतर्गत किया जाता है। वन ऑफ द पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू हाइड द peculiarities of specific hardware device from the user। तो यहाँ पर अलग अलग जो डिफरेंट हार्डवेयर होते हैं, तो उनके अलग अलग कार्य करने का तरीका होता है। तो उसी को ही यूज़र से हाइड करना यह ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है। जैसे कि हम उदाहरण के लिए देख सकते हैं, इन यूनिक्स द पिक्युलरिटी ऑफ आईओ डिवाइसेस आर, यहाँ पे पिक्युलरिटीज का मतलब यह होता है कि जितने भी डिवाइसेस होते हैं, सब अलग अलग डिवाइसेस के काम करने का तरीका, उसका आर्किटेक्चर, उसको दिए जाने वाले इंस्ट्रक्शन का तरीका, उससे आने वाले इनपुट का तरीका, वो सारा अलग अलग होता है। तो इसे ही हम पिक्युलरिटीज कह देते हैं। तो इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम द पिक्युलरिटी ऑफ आईओ डिवाइसेस आर हिडन फ्रॉम द बल्क from the bulk of operating system itself by the IO subsystem। तो यहाँ पर यूनिक्स सिस्टम में, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे जो बल्क में जो IO डिवाइसेस की पिक्युलरिटीज होती हैं, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही हैंडल कर लिया जाता है, हाइड कर लिया जाता है। और इस सिस्टम को IO सबसिस्टम कहते हैं। The IO subsystem consists of several component। तो IO सबसिस्टम के कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो वो कंपोनेंट हमारे स्क्रीन के सामने हैं, जैसा कि मेमोरी मैनेजमेंट कंपोनेंट दैट इंडिकेट्स बफरिंग, कैशिंग एंड स्पूलिंग। तो मेमोरी मैनेजमेंट जो कंपोनेंट होता है, उसके अंतर्गत बफरिंग, कैशिंग और स्पूलिंग का कार्य किया जाता है। और जनरल डिवाइस ड्राइवर इंटरफेस, तो एक हर डिवाइस, जितने भी डिवाइस होते हैं, जैसे कि प्रिंटर हो गया, CD ड्राइव हो गए, तो सबका एक डिवाइस ड्राइवर होता है, जो कि वेंडर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जिसने भी वो डिवाइस उपलब्ध कराई है। और उसमें वो सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर में वो सॉफ्टवेयर होता है जो हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिसकी सहायता से उस डिवाइस ड्राइवर की सहायता से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक जनरल डिवाइस ड्राइवर इंटरफेस प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आईओ सब सिस्टम की होती है, ताकि उस इंटरफेस के थ्रू हम उस डिवाइसेस को एक्सेस कर पाए और उस डिवाइस ड्राइवर को लोड कर पाए। तो यह रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आईओ सब सिस्टम की होती है। ड्राइवर्स फॉर स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइसेस, तो उन हर स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइसेस के लिए एक डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता होती है, जो कि उसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो उसको भी स्टोर करके रखना और लोड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आईओ सब सिस्टम की होती है। ओनली द डिवाइस ड्राइवर नोन एज
peculiarities of specific device to which it is assigned। तो यहाँ पर हर डिवाइस ड्राइवर जो होता है, the only device driver knows the peculiarities of the specific device। तो डिवाइस ड्राइवर ही जो होता है वह स्पेसिफिक हार्डवेयर की पेक्युलरिटीज से नोन होता है और उसी के द्वारा उसको एक्सेस किया जाता है। जैसे कि हम अगर कोई प्रिंटर लोड करते हैं तो हमें उस प्रिंटर का ड्राइवर हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। तो हमारे सिस्टम में तो वह जो डिवाइस ड्राइवर होता है वह एक इंटरफेस की तरह कार्य करता है जिसकी सहायता से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किए जिस एनवायरनमेंट में उस डिवाइस ड्राइवर को लोड किया जा सके। तो यह सारे टास्क जो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत किए जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किए जाते हैं, जैसे कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, लोड करना, और सबसे इम्पॉर्टेंट जॉब जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी का, जो अभी हम देख रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट ऑल्सो बी कंसर्न विद द प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग एंड सिक्योरिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजर्स। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है ऑपरेटिंग सिस्टम को सिक्योर करना, प्रोटेक्ट करना और यूजर्स को भी सिक्योर करना और प्रोटेक्ट करना। तो प्रोटेक्शन में हम देखते हैं मेजर्स द मैकेनिज्म दैट कंट्रोल द एक्सेस ऑफ प्रोसेसेस और यूजर्स टू द रिसोर्स मेड अवेलेबल बाय द कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन में एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करने की आवश्यकता होती है जो प्रोसेस और यूजर्स के द्वारा जो कंप्यूटर के रिसोर्स अवेलेबल हैं उनके एक्सेस को कंट्रोल किया जा सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि सिस्टम में कोई फाइल उपलब्ध है, तो फाइल जो है वह फाइल किस किस यूज़र के द्वारा एक्सेस किया जाएगा और किन यूज़रों को उस पर क्या राइट्स अवेलेबल हैं। तो यह जो है ये प्रोटेक्शन के अंतर्गत किया जाता है। और प्रोटेक्शन के अंदर यह किया जाता है कि एक यूज़र जो है कितने सारे रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। उदाहरण के लिए जैसे एक प्रोसेस है, तो एक प्रोसेस को एक मेमोरी एरिया एलोकेट किया जाता है और वह प्रोसेस जो होता है उतनी ही मेमोरी एरिया पर अपना टास्क परफॉर्म करता है और दूसरे मेमोरी एरिया और दूसरे यूज़र प्रोसेस को वो डिस्टर्ब ना करे। तो यह काम जो होता है, जैसा कि हमने मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट में देखा है, बेस रजिस्टर और लिमिट रजिस्टर के सहायता से किया जाता है। तो कुछ उसी तरह का कार्य यहाँ पर प्रोटेक्शन में किया जाता है। प्रोटेक्शन जो होता है हम अपने सिस्टम को पासवर्ड के थ्रू भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हर यूज़र को एक पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है और यूज़र नेम पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी सहायता से यूज़र जो होता है सिस्टम को एक्सेस कर पाते हैं। और यहाँ पर यह इंश्योर करने की आवश्यकता होती है कि एक यूज़र कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़र जो है सिस्टम के रिसोर्सेज को ना एक्सेस कर पाए। तो यह सारा टास्क जो होता है प्रोटेक्शन के अंतर्गत किया जाता है। सिक्योरिटी में यह देखा जाता है, सिक्योरिटी मेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग अ कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम द एक्सटर्नल और इंटरनल अटैक। जैसा कि जो एक्सटर्नल और इंटरनल अटैक्स जो होते हैं उसको रोकने, उसको डिफेंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है सिक्योरिटी सिस्टम की होती है। जैसे कि हमने पासवर्ड से सिस्टम को प्रोटेक्ट किया है, तो कोई अनऑथोराइज्ड यूज़र जो है अगर किसी के यूज़र नेम पासवर्ड को कोई चुरा लेता है और उसके बाद वो जो सिस्टम के अनऑथोराइज तरीके से वो एक्सेस कर रहा है सिस्टम के डेटा को, और इसी की तरह बहुत सारे वायरस होते हैं या दूसरे प्रोग्राम्स होते हैं जो सिस्टम जो ऑथराइज नहीं होते और डेटा को और रिसोर्स को एक्सेस करते हैं। तो सिक्योरिटी सिस्टम में जो होता है की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस तरह के अटैक्स को रोका जा सके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जाती है।
आप इसमें डिटेल में इसको और अच्छे से पढ़ा जा सकता है। बुक में ये सारी चीज़ें दी हुई है गैल्विन की बुक पर। तो आज के लिए ही इस टॉपिक में इतना ही रखते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वेरी केयरफुली। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स डिस्कस करेंगे, जिसमें सिंगल प्रोग्राम, मल्टी प्रोग्राम, मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र सिस्टम के बारे में हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वेरी केयरफुली। थैंक यू वेरी मच।